हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसे हिंदी में हम उदासीनीकरण एंथैल्पी अथवा उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। उदासीनीकरण यानी जब हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण व जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं और उदासीनीकरण प्रक्रिया में हमेशा ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे उदासीनीकरण ऊष्मा अथवा उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हमें अम्ल व क्षार की एक स्टैंडर्ड सांद्रता बतानी होती है, तो वो स्टैंडर्ड हम लोग 1 ग्राम तुल्यांक लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार द्वारा तनु विलयन में उदासीन करने में उत्पन्न ऊष्मा को उस विलयन की उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। एग्जाम्पल HCl, NaOH। आप देख रहे हैं ब्रैकेट में मैंने एक्वस वर्ड यूज़ किया है, मीन्स इनके जलीय विलयन है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो सॉल्ट NaCl और जल का निर्माण हो रहा है। इस प्रोसेस में डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू -57.3 किलो जूल। तो ये क्या शो कर रही है थर्मोकेमिकल इक्वेशन कि जब हम 1 ग्राम तुल्यांक HCl को 1 ग्राम तुल्यांक NaOH के साथ मिलाते हैं तो उस प्रोसेस में 25 डिग्री नॉट लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड कंडीशंस मैंने ली हैं, मीन स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ मेंशन की हुई है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इट्स अंडरस्टूड कि यह अभिक्रिया 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है। तो 25 डिग्री पर जब यह अभिक्रिया करवाई जाती है तो उस दौरान 57.3 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि उदासीनीकरण के दौरान सदैव ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रियाओं में डेल्टा H की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। जैसे हमने पिछली बार हीट ऑफ कंबस्शन में भी कहा था कि हीट ऑफ कंबस्शन जो है हमेशा डेल्टा H इज़ नेगेटिव। इसी प्रकार यहाँ पे इसी रिएक्शन को अगर हम आयनिक रिएक्शन के रूप में लिखें, यानी क्योंकि HCl और NaOH जो हैं वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं, तो ये जल में घुलने पर पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है इनका, तो इसलिए इनको आयनों के रूप में भी लिख सकते हैं। आयनों के रूप में लिखेंगे तो H आयन प्लस Cl आयन हो जाएंगे HCl के लिए। NaOH विभक्त हो जाएगा Na और OH आयंस में। जब ये क्रिया करेंगे तो सॉल्ट के रूप में Na और क्लोराइड आयंस, सोडियम और क्लोराइड आयन विलयन में ही उपस्थित रहते हैं, इसलिए वो आयनों के रूप में रहेंगे। और जल जो है वो H आयंस और OH आपस में कंबाइन करके H2O जो बनाएंगे वो आयनाइज्ड नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है इस रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्लोराइड आयंस और सोडियम आयंस इधर भी हैं, प्रोडक्ट साइड में भी हैं, मीन्स ये सोल्यूशन में एज इट इज़ रहते हैं। तो एक्चुअल में रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? H आयंस और OH आयंस आपस में कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म वाटर। तो एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस टू प्रोड्यूस वाटर। तो क्योंकि ये नेट रिएक्शन H आयन और OH आयंस के बीच में ही हो रहा है, इसलिए जिन एसिड बेस को मिक्स करने से सेम नंबर ऑफ H आयंस और OH आयंस रिलीज़ होंगे, उनके लिए डेल्टा H नॉट वैल्यू भी सेम होगी। अर्थात अगर मैं HCl की जगह कोई और प्रबल अम्ल ले लूँ लाइक HNO3, H2SO4, उनके 1 ग्राम तुल्यांक लूँ, और इधर भी NaOH की जगह मैं अगर KOH आदि कोई भी प्रबल क्षार ले लूँ तो भी 57.3 किलो जूल ऊष्मा ही उत्पन्न होगी। पर अगर मैं अम्ल या क्षार दोनों में से कोई भी एक दुर्बल ले लूँ, जैसे यहाँ मैंने इस एग्जाम्पल में लिया है, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं एसिटिक एसिड, वीक एसिड लिया है। तो एसिटिक एसिड जब NaOH के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम एसीटेट और वाटर बनेंगे, और इस दौरान आप देख रहे हैं 57.3 किलो जूल ऊष्मा नहीं उत्पन्न हो रही। इस अभिक्रिया के दौरान 55.23 किलो जूल ही ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार अब हम लोग वीक क्षार ले लेते हैं, दुर्बल क्षार लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन लेते हैं।
तो अगेन हम देखते हैं कि इस उदासीनीकरण के दौरान 51.34 किलो जूल ऊष्मा ही उत्पन्न हो रही है, अर्थात और कम होगी। और हम दोनों ही अम्ल व क्षार दोनों ही दुर्बल भी ले सकते हैं, जैसे इस रिएक्शन में, तो यहाँ भी 53.3 किलो जूल ऊष्मा ही उत्पन्न हो रही है, अर्थात एसिड और बेस में से कोई भी एक या दोनों अगर दुर्बल होंगे तो 57.3 किलो जूल से कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसका क्या कारण है? दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार की परिभाषा ही यही है कि जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन नहीं होता, तो ये पार्शली आयनाइज्ड होते हैं, तो इसलिए कंपैरेटिवली एच आयंस या ओ एच आयंस जो है कम रिलीज होंगे सॉल्यूशंस में, तो कम एच आयंस ओ एच कंबाइन करेंगे जिससे कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। फिर जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसमें से कुछ ऊष्मा जो अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के होंगे जो भी, तो उसको आयनाइन करने में यूज़ हो जाएगी, तो इसलिए कुल ऊष्मा जो है वो 57.3 से कम रह जाएगी। तो इसी पॉइंट को हम लोग यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट हीट ऑफ डिसोसिएशन और हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। इन्हीं ऊपर वाली जो हैं पॉइंट को लेते हुए हम दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारों के वियोजन ऊष्माओं का परिकलन कर सकते हैं। वियोजन ऊष्मा या आयनन ऊष्मा को परिभाषित कैसे करते हैं? एक मोल दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के पूर्ण आयनन में अवशोषित ऊष्मा, क्योंकि ये अपने आप स्वयं जो है वो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो सकते, इसलिए इनको कुछ ऊष्मा अवशोषण करना पड़ता है। तो कितनी ऊष्मा अवशोषण करेंगे पूर्ण आयनन में? दैट इज़ वियोजन ऊष्मा और आयनाइजेशन ऊष्मा, आयनीकरण ऊष्मा जिसे हम कहते हैं। जैसे यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एसिटिक एसिड और NaOH का एग्जाम्पल हमने लिया। ये हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है कि इस दौरान 55.23 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ मैं एसिटिक अम्ल की वियोजन ऊष्मा का परिकलन कर सकती हूँ, क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, तो इस अभिक्रिया को हम दो पदों में लिख सकते हैं। पहला स्टेप एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन दिखाएगा, जिसमें मान लीजिए D किलो जूल ऊष्मा जो है अवशोषित हो रही है, ये मान हमने ज्ञात करना है D। और ये ऊष्मा अवशोषण के बाद अब एच आयंस ओ एच आयंस जो है वो पूर्ण आयनन हो चुका होगा एसिटिक एसिड का, तो उनके कंबाइन करने से वही 57.3 किलो जूल ऊष्मा ही उत्सर्जित होगी। तो यहाँ हम जो ये मेरे पास जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल गिवन थी दिस वन, इसको मैंने दो स्टेप्स में तोड़ दिया। दो स्टेप्स में तोड़ लिया तो इस दौरान जो ऊष्मा है डेल्टा H नोट है, ये इन दोनों स्टेप्स के डेल्टा H के योग के बराबर होगी, अर्थात डेल्टा H नोट इज इक्वल टू डेल्टा H1 नोट प्लस डेल्टा H2 नोट। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करके D की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये D आप देख रहे हैं 2.07 किलो जूल आई है, अर्थात एसिटिक एसिड के वियोजन या आयनन में इतनी ऊष्मा अवशोषित हुई है। और अगेन एक बात ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल करते हुए आप चेक कर सकते हैं आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। D वियोजन ऊष्मा डिसोसिएशन एनर्जी का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा आयनन में ऊष्मा अवशोषित होगी। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली उदासीनीकरण ऊष्मा का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो ये दो तरह के सेटअप दिखाए गए हैं, जो हैं दोनों में से किसी भी तरह का सेटअप लैब में लगाया जा सकता है। जनरली हम लोग जो हैं वो सेकेंड टाइप का ये वाला सेटअप जो है लैब में यूज़ करते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ ये थर्मस फ्लास्क यूज़ किया गया है। थर्मस फ्लास्क है, यहाँ पे कैलोरीमीटर है जो वुडन या ऊष्मारोधी पदार्थ का बना होता है। तो इसके हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पे मेरे पास थर्मस के अंदर एक बेकमैन थर्मामीटर लगा हुआ है, विलोडक लगा हुआ है और बाहर निर्वात है ताकि ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो। उदासीनीकरण ऊष्मा ज्ञात करने के लिए दो स्टेप्स में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पहला स्टेप होता है थर्मस फ्लास्क का जल तुल्यांक ज्ञात करना। थर्मस फ्लास्क में क्या किया जाता है, जल की एक निश्चित मात्रा, जो जनरली कमरे के ताप पे जल लिया जाता है उसकी निश्चित मात्रा W1 ग्राम हम लेते हैं और उसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। फिर W2 ग्राम जल को लेके उसको गर्म करते हैं, तो उस गर्म जल का ताप पहले नोट कर लेते हैं। मान लीजिए उसका ताप है T2, तो T2 ताप पे W2 ग्राम जो है वो डालते हैं और मिक्स करते हैं, जो पहले हमने W1 ग्राम T1 टेम्परेचर पे लिया हुआ है। दोनों को मिक्स करने पे टेम्परेचर मान लीजिए आ जाता है T3।
इसको भी नोट कर लेते हैं। अब इस स्टेप से जल थर्मस फ्लास्क का जल तुल्यांक ज्ञात होगा। जल तुल्यांक का क्या मतलब है, क्योंकि जब आपने गर्म जल ठंडा जल अंदर मिलाया तो थर्मस फ्लास्क जो पहले जिस टेम्परेचर पे थी उसके अंदर विलोडक था, थर्मामीटर था, ये भी उस जल में से कुछ ऊष्मा का अवशोषण करेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि जिसमें आप मिक्स कर रहे हैं वो वेसल भी कुछ ऊष्मा का अवशोषण करेगा। उसके अंदर आपने विलोडक डाला हुआ है, थर्मामीटर डाला हुआ है, तो वो भी नेचुरल है, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो कुछ हीट उधर भी ट्रांसफ़र होगी। तो वो कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है या कितनी लेते हैं वो उनकी मटेरियल पे, क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, साइज़ पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका जल तुल्यांक ज्ञात करना आवश्यक होता है। तो जल तुल्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, इस फॉर्मूला से, क्योंकि ऊष्मागति का शून्य नियम यहाँ हम यूज़ करेंगे जो कहता है गर्म जल द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर है ठंडे जल व थर्मस द्वारा ली गई ऊष्मा। तो गर्म जल द्वारा कितनी ऊष्मा दी जाएगी, जितनी हमने उसकी मात्रा ली इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, जो चेंज इन टेम्परेचर आया। इसी प्रकार ठंडे जल में अब W1 तो मेरे पास ठंडे जल का मात्रा है और W मान लीजिए थर्मस फ्लास्क का जल तुल्यांक है, अर्थात थर्मस फ्लास्क, विलोडक, थर्मामीटर उतनी ऊष्मा अवशोषित करते हैं जितना W ग्राम ठंडा जल अवशोषित करता है। तो ये यहाँ से हम W निकाल लेते हैं। अब इस W को यूज़ करते हुए हम सेकंड स्टेप से अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा ज्ञात करते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है, 100 ml अम्ल व क्षार के लिए जाते हैं, उनके टेम्परेचर नोट कर लिए जाते हैं। फिर इसी थर्मस में सेम विलोडक, सेम थर्मामीटर यूज़ करते हुए जो आपने पहले गर्म ठंडा जल मिक्स किया था उसको बाहर निकाल लेते हैं और खाली फ्लास्क करके उसके अंदर फिर ये 100 ml पहले अम्ल डालते हैं 100 ml, फिर ऊपर से क्षार डालते हैं और दोनों का टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिए क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित ही होनी है, कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हुई ये निकाल लेंगे हम। 100 ml हमने मिक्स करे थे तो टोटल वॉल्यूम हो गया 200, तो 200 प्लस थर्मस कुछ ऊष्मा को अवशोषित कर लेगी इनटू चेंज इन टेम्परेचर T5 माइनस T4। जूल में अगर लेना है तो 4.18 जूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इतने जूल ऊष्मा शोषित हुई। अब यहाँ से उदासीनीकरण ऊष्मा डेल्टा H कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा H क्या होगी, H इंटू 1000 इंटू 1/1/1000। ये हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ हमने सांद्रता ली है एक नॉर्मल। एक नॉर्मल का मतलब है 1 ग्राम इक्वलेंट इन 1000 ml, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करते हुए हमने लिए 100 ml, तो 100 ml को हमने कन्वर्ट करना 1000 ml, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या थी, 1 ग्राम तुल्यांक तो अम्ल व क्षार, तो वो उसके 1000 ml आते हैं डेफिनेशन में। इसको अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इतने टेम्परेचर पर थर्मस फ्लास्क में 0.5 नॉर्मल HCl के 150 ml और 0.5 नॉर्मल NaOH के 150 ml को मिश्रित किया गया। मिश्रण का अंतिम ताप इतना है। दोनों के द्वारा उदासीनीकरण ऊष्मा ज्ञात कीजिए। जल का तुल्यांक आपको थर्मस फ्लास्क का जल तुल्यांक दिया गया है 60 ग्राम और विशिष्ट ऊष्मा इतने जूल पर ग्राम पर केल्विन है। तो यहाँ पे 100 की बजाय हमें 150 ml दिया गया है, अम्ल का भी और क्षार का भी आयतन। तो कुल आयतन कितना हो गया, 300 ml। जल तुल्यांक थर्मस फ्लास्क का 60 ग्राम दिया गया है, अर्थात W दिया हुआ है। ताप में वृद्धि कितनी हुई है, 25.35 से 28.20। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया, 2.85। अब यही फार्मूला ऊपर जो हमने यूज़ किया है, यहाँ 200 की बजाय 300 यूज़ हो जाएगा और चेंज इन टेम्परेचर पुट हो जाएगी, अर्थात बन जाएगा 300 प्लस 60 इंटू 2.85 इंटू 4.184, इससे इतने जूल आ गए। ये ऊष्मा जो हुई है उत्पन्न, ये हुई है 0.5 नॉर्मल HCl के 150 ml के उदासीनीकरण से। डेफिनेशन के हिसाब से उदासीनीकरण ऊष्मा निकालने के लिए हमें डेल्टा H वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, 1 नॉर्मल HCl और उसके 1000 ml। तो इस वैल्यू को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास 0.5 की बजाय 1 नॉर्मल हो और 150 की बजाय 1000 ml हो, तो उदासीनीकरण ऊष्मा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। 150 के लिए इतनी थी तो 1000 के लिए इतनी, 0.5 के लिए इतनी थी तो 1 के लिए इतनी हो जाएगी। तो यहाँ ये चेंज करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 57.23 किलो जूल।
क्योंकि ऊष्मा हमेशा उत्सर्जित होती है, इसलिए उदासीनीकरण एंथैल्पी डेल्टा एच का साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। ये ध्यान रखना है आपने। कैलकुलेशंस में आपके पास पॉजिटिव साइन आया है, बट जब आप डेल्टा एच लिखेंगे तो आप आगे माइनस साइन पुट करेंगे। और इतने किलो जूल ऊष्मा है ये। तो आप पहले भी हमने स्टार्टिंग में भी कहा है कि HCl और NH यहाँ आप देख रहे हैं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार हैं, तो इनके लिए ऊष्मा जो है वो 57.23 किलो जूल है स्टैंडर्ड वैल्यू। इसे आप कैलोरीज में भी चेंज कर सकते हैं। कैलोरीज में करेंगे तो इट्स -13.7 किलो कैलोरी। दैट्स ऑल अबाउट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। थैंक यू सो मच।